Hello students, I hope you guys are doing very well. Welcome to another lecture of your science series. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, it is again coming from a static part of your physics portion, which is electricity. तो सबसे पहले वही जो हम हर लेक्चर में करते हैं, सबसे पहले अगर हमें डिफाइन ही करना होगा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे वो जानते हैं. तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज होती है, तो हम वो जान लेते हैं पहले. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हमारा जो पार्टिकल है वो या तो नेगेटिवली चार्ज कहलाया जाएगा या फिर पॉजिटिवली चार्ज कहलाया जाएगा. ठीक है, तो अगर कोई पार्टिकल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर ले, उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहा जाता है. ठीक है, एक बार इसको पढ़ो. अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच पार्टिकल्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? इट इज कूलम. तो इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम होता है. और इलेक्ट्रिक चार्ज को हम जो डिनोशन के लिए वर्ड यूज करते हैं, जिसको डिनोट करने के लिए वी यूज द लेटर क्यू. तो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू लेटर से डिनोट किया जाता है. ठीक है, अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है हमारा, आई एम श्योर कि हम सबको याद होगा, फिर भी एक बार बता देती हूँ. तो अगर ये नेगेटिवली चार्ज्ड है और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, सो दे हैव दी प्रॉपर्टी ऑफ कमिंग क्लोजर टू ईच अदर. ठीक है, तो ये जो हमारे ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. अब अगर ये दोनों पॉजिटिव होते या ये दोनों नेगेटिव होते, तो ये एक दूसरे को रिपेल करते, एक दूसरे से दूर जाते. तो ये क्या है? ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जो मुझे पूरा अंदाजा है कि आप लोगों को याद होगा ही होगा. देन कम्स योर इलेक्ट्रिक करंट. तो अब इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज है? इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो पर यूनिट आपका जो चार्ज है वो कितना फ्लो कर रहा है, कितने टाइम में कर रहा है, उस चीज को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. तो अब जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर. हमें इधर देखने को मिल रहा है. आई होप इट इज विजिबल टू यू गाइज. एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है. ठीक है, और जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? तो वो है आई. ऑलराइट, आई किस लिए यूज किया जाता है? इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज किया जाता है. अब हमने क्या सीखा अभी कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो ये बता रहा है कि कितना फ्लो हो पा रहा है चार्ज पर यूनिट टाइम. तो उसी चीज को हमने यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दिया है कि I इज इक्वल्स टू Q ओवर T. ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ओवर टाइम. दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक करंट इज इन मैथमेटिकल टर्म्स. डेफिनेशन भी हमने देख लिया. आई होप इट इज क्लियर. अब अगली चीज आ जाओ, हमारे पास आ गया पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? आसान भाषा में, अगर हमने एक चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लाकर रखना है तो उसमें हमारा कितना एफर्ट लगा, कितना हमें काम करना पड़ा ये काम करने के लिए, तो उसे क्या कहा जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस. इसको V से डिनोट किया जाता है. तो एक बार देखो, वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है. ऑलराइट, तो ये हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट करने के लिए V से डिनोट कर रहे हैं. देन इट इज दी वर्क डन एंड दिस इज योर चार्ज, जो हमने एक से दूसरी जगह पर उठाकर रखना था. ऑलराइट, सो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो चीज हमने यहाँ पर पढ़ी अभी. ठीक है, अब हमने ये जो दो चीजें पढ़ी हैं, पोटेंशियल डिफरेंस और जो इलेक्ट्रिक करंट हमने पढ़ा, तो इन दोनों को मेजर करने के लिए वी हैव डिवाइसेस. उन डिवाइसेस को देखते हैं.
पहले हम देखेंगे एमिटर। एमिटर किस लिए यूज होता है? करंट को मेजर करने के लिए। अब हमने देखा ना कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट था, तो यहाँ पे एमिटर किसको मेजर करने के लिए होगा? करंट को मेजर करने के लिए होगा, ठीक है। वैसे ही जो वोल्ट मीटर है वो किस चीज को मेजर करेगा? वो मेजर करेगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस को। बट देन वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर अबाउट दीज डिवाइसेस इज कि जब भी हमारा वोल्ट मीटर हमारे सर्किट में अटैच होगा तो हमेशा पैरेलली अटैच होगा। ऑलराइट, पैरेलली अटैच होने का क्या मतलब है? इधर देखिए, पैरेलली अटैच होने का मतलब है कि अगर ये रेजिस्टर है तो इसके अक्रॉस, ठीक है, इसके अक्रॉस वो अटैच होगा, विच मीन्स कि ये पैरेलली अटैच होगा। और जब हम अमीटर की बात करेंगे तो अमीटर सीरीज में अटैच हो जाएगा। सीरीज में अटैच होने का क्या मतलब है? कि वो उसके साइड बाय साइड अटैच कर दिया जाएगा, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। सो दिस कैन बी वन ऑफ योर स्टेटमेंट्स एग्जाम में कि वोल्ट मीटर को हम पैरेलली अटैच करते हैं और अमीटर को हम सीरीज में अटैच करते हैं। तो देन बोथ दी स्टेटमेंट्स विल बी करेक्ट। या फिर हो सकता है अदला बदली करके दे दी जाए कि वोल्ट मीटर हमेशा सीरीज में अटैच होगा और अमीटर हमेशा पैरेलली अटैच होगा, तो फिर वो गलत हो जाएंगी हमारी स्टेटमेंट्स। ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा बेसिक चीजें हैं ध्यान देने वाली। अब अगली चीज देखते हैं क्या है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो हमें नाम से ही पता लग रहा है दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ एन ऑपोजिशन दैट इज बीइंग गिवन। कुछ ऑपोजिशन ऑफर हो रही है ना, कुछ आप रेजिस्ट कर रहे हो किसी चीज को, तो यहाँ पे फ्लो क्या कर रहा है हमारा? इलेक्ट्रिक करंट ही फ्लो कर रहा है, उसी को हम रेजिस्ट करेंगे। आई मीन हम तो नहीं, रेजिस्टर रेजिस्ट करेगा, ठीक है। तो उस वाली प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। एक बार पढ़ लो, प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कि हमारा जो कंडक्टर है वो क्या करेगा? वो करंट के फ्लो को अपोज करना शुरू कर देगा, ठीक है। आई होप वो विजिबल है आप सबको। अब थोड़ा सा शायद कट रहा है, एक मिनट, आई जस्ट रिड्यूस द फॉन्ट साइज। आई होप अब सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो एक्सप्लेन हमने कर ही लिया, कुछ बहुत डिफिकल्ट चीज नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू कोई कंडक्टर अपोज करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। उसको हम डिपिक्ट कैसे करते हैं? आर से डिपिक्ट करते हैं, और जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम, ठीक है, OHM। अब यही जो एसआई यूनिट है, जिनके नाम पे ये एसआई यूनिट बना है, तो उन्हीं साइंटिस्ट ने हमारे पास एक ओम्स लॉ दिया है। वो ओम्स लॉ क्या है तो पहले वो जान लेते हैं। वैसे तो हम सबको याद ही हो गया कि V इज इक्वल्स टू IR। आई डोंट थिंक ये कोई भूला होगा, तो ये बहुत ही, क्योंकि हर जगह हम यूज करते हैं, वी स्टडीड इट ऑल आवर चाइल्डहुड। सो ओम्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो ये देखो, I से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट कर रहे थे, V से हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिनोट कर रहे थे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे दोनों चीजें, ये हमें ओम्स लॉ बताता है। बट एक जो कैवेट है वो क्या है कि प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा? जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो फिर मैथमेटिकल वे में तो हमें पता ही है कि जब हम प्रोपोर्शन का साइन हटाते हैं तो हम यहाँ पे कोई दूसरा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस केस में यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाता है, इट इज योर R। तो वहां से हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल्स टू IR। V इज इक्वल्स टू IR इज योर ओम्स लॉ, ठीक है। चलिए, अब अगली चीज जो आ जाती है, ओम्स लॉ आपको कोई नहीं पूछेगा पेपर में, बट वन थिंग दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम इज कि जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। व्हाट आर द फैक्टर्स जिससे किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है उस पर असर पड़ेगा। सो लेट्स हैव अ लुक एट देम। थोड़ा सा इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं सो दैट यू गाइज कैन हैव अ ब्रॉडर एंड अ गुड लुक एट इट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हमारी जो कंडक्टर की लेंथ है, ठीक है, वो जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। तो पहला किस चीज का फर्क पड़ेगा हमारे रेजिस्टेंस पे? लेंथ का, कि जो कंडक्टर है
उसकी लेंथ कितनी है। तो यहाँ पे देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, अगला क्या चीज है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसको आप थिकनेस की टर्म्स में लो। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या चीज है, हमारा थिकनेस कितनी है, वो जो वायर जिससे आप करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं उसकी थिकनेस अगर ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगी। ऑलराइट, और अगर वो वायर पतली होगी, जितनी कम होगी तो रेजिस्टेंस उल्टा हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ब्रैकेट में कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब थिकनेस ज्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और अगर रेजिस्टेंस ज्यादा तो थिकनेस कम। अगला फैक्टर जिसका फर्क पड़ रहा है दैट इज टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर का ऐसा नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी हमेशा या रेजिस्टेंस हमेशा कम होगी। वो हमारा डिपेंड करता है कि वो जो वायर है वो सेमीकंडक्टर की है या फिर वो मेटल की है। तो पहले मेटल के केस में देखो क्या होगा, मेटल के केस में जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इन द केस ऑफ मेटल्स, when we increase the temperature, the resistance also increases. But when it comes to a semiconductor, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे the resistance will decrease. So टेम्परेचर के केस में it is not the same for your metals and semiconductors. तो वहां पे चेंज हो जाता है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर कि हमारा रेजिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो हमने ये वाले 3 फैक्टर्स को ध्यान में रखना है, लेंथ, थिकनेस, थिकनेस या फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली चीज आ गई हमारी रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट टेल्स अस हाउ स्ट्रांगली इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो वो ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमें बता रही है कि कितना कोई मटेरियल केपेबल है रेजिस्ट करने के इलेक्ट्रिक करंट को। अब आपको लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही रेजिस्टेंस वाली बात होगी, तो फिर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस क्या हुआ। तो वो जो डिफरेंस है उसको स्टार मार्क करा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि रेजिस्टेंस में हमने अभी क्या पढ़ा कि कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टर को जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। इन द केस ऑफ रेजिस्टिविटी ये वाले फैक्टर्स सारे विल नॉट कम इनटू प्ले। तो रेजिस्टिविटी इज सोली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पे शेप क्या है, लेंथ कितना है, थिकनेस कितना है, उस सब चीजों का कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, गिव इट अ रीड। It doesn't depend on size or shape of the material, solely depends on the type of material. तो आपका कौन सा मटेरियल है सिर्फ उसी चीज से लेना देना है, उसका थिकनेस कितना है, लेंथ कितना है, इन सब चीजों को नहीं आना है यहाँ पे। ठीक है, इट विल नॉट कम इनटू अकाउंट। देन अब आ जाओ सर्किट्स पे। तो हमें वो डायग्राम्स याद ही होंगे जो हम वो इलेक्ट्रिक सर्किट्स बनाते होते थे। उसमें हम 2 टाइप के सर्किट्स पढ़ते थे, एक होता था सीरीज में और अगला होता था हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता था कि अगर आपका कोई भी रेजिस्टर है, ठीक है, अगर आप उनको अक्रॉस अटैच कर रहे हो, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर, मतलब ऐसे साइड बाय साइड नहीं है, अक्रॉस लगे हुए हैं, वो फिक्स हुए हुए हैं, तो फिर वो पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है। और जब हम एक के साइड पे दूसरा अटैच कर देते हैं तो फिर वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। Resistors are connected end to end in your series combination, and when we give parallel combination a look, तो यहाँ पे क्या होता है, resistors are connected across multiple branches. अगला हमारे पास आ जाता है, अच्छा पहले देखिए नोट है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम सीरीज में अटैच करते हैं, जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई चीजें होती हैं तो वहां पे क्या होता है, जो भी डिवाइसेस हमने अटैच करे हैं वहां पे उन सब में करंट सेम रहेगा और जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल डिफर डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस। तो हर डिवाइस में अलग अलग वोल्टेज होगा लेकिन करंट सेम होगा। इसी के उल्टा हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि वोल्टेज हमारा सेम रहेगा
और जो करंट है वो डिफर करेगा, ठीक है। तो फिर अब बताओ, ये जो अब मैंने प्रॉपर्टी बताई, इसके बेसिस पे अगर हमें घर में यूज करना हो तो हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे? विल वी यूज सीरीज कॉम्बिनेशन और वील प्रेफर द पैरेलल कॉम्बिनेशन? थोड़ा सा सोचो इसके बारे में। देखो, घर में हम यूज करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन को यूज करने के हमारे पास कुछ रीजंस हैं, ठीक है। तो लेट्स गिव इट अ लुक कि पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। तो पहला रीजन तो यही है जो हमने ऊपर देखा कि वोल्टेज हमारी सेम रहती है। वी वांट कि हर डिवाइस को इक्वल वोल्टेज मिले, ठीक है। तो सेम वोल्टेज रिसीव्ड बाय ऑल द कंपोनेंट्स, इसलिए आपका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है दैट इज प्रेफर्ड ओवर योर सीरीज कॉम्बिनेशन। अगली चीज क्या है? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस एज मोर डिवाइसेस आर एडेड। तो क्या होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में? जैसे जैसे हम डिवाइसेस ज्यादा बढ़ाते जाते हैं कॉम्बिनेशन में, वैसे वैसे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। मतलब मानो कि अभी वॉशिंग मशीन और फ्रिज अटैच था, तो अब हमने टीवी भी अटैच कर दिया, तो वो जो रेजिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम डिवाइसेस को इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो हमें तो यही चाहिए कि करंट एफिशिएंटली फ्लो करे, ज्यादा रेजिस्टेंस ना हो, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। दैट इज योर सेकेंड रीजन फॉर इट टू बी प्रेफर्ड। एंड अगला है जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा, ईच डिवाइस फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो भी अप्लायंस फिक्स्ड है, जो भी डिवाइस है, वो एक का फंक्शन होना दूसरे की फंक्शनिंग पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। अब मानो अगर सीरीज में सारा जो हमारा एपरेटस है वो अटैच्ड होता, अब अगर तुम्हारा फ्रिज खराब हो गया तो वुड यू वांट कि अब वॉशिंग मशीन भी खराब हो जाए, टीवी भी खराब हो जाए, है ना। तो यूजुअली व्हाट डू वी वांट कि ठीक है यार, फ्रिज अगर खराब हो भी गया है, वी वुड वांट अ वॉशिंग मशीन एंड अ टीवी टू फंक्शन। तो वो हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन से मिल पा रहा है, ठीक है। सो ये इसलिए एडवांटेज है हमारे लिए कि इंडिपेंडेंट है यहाँ पे डिवाइसेस। अब नेक्स्ट स्लाइड पर आ जाओ। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आ जाता है हमारे पास। अब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग में क्या है कि हम लोगों को इतना तो पता है कि जब हम कोई चीज चार्जिंग पे लगाते हैं, है ना, तो हमने देखा होगा कि हमारा जो फोन है वो हीट हो जाता है, लैपटॉप हीट हो जाता है, टीवी भी तुम ज्यादा टाइम अगर देखोगे तो फिर वो ज्यादा गर्म होने लग जाता है अगर सुबह से लेके शाम तक ऑन ही है, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है कि जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी डिवाइस से बहुत देर तक फ्लो करता रहता है तो इट प्रोड्यूसेस अ हीटिंग इफेक्ट। उस हीटिंग इफेक्ट के बारे में ही ये जूल्स लॉ हमें बताता है, ठीक है। वो हमें क्या बताता है कि ये जो हीटिंग होगी दैट विल बी इक्वल टू योर स्क्वायर ऑफ करंट इनटू द रेजिस्टेंस एंड इनटू द टाइम टेकन फॉर दैट करंट टू फ्लो। ये चीज हमें जूल्स लॉ बताता है। Let's give it a read. Heat produced in conductor is directly proportional to square of current, resistance and time taken by current to pass. ठीक है। तो इस स्टेटमेंट से ही आप देख लो, हमने सीधे सीधे कुछ नहीं करा है, ये वाला बस मैथमेटिकल फॉर्म में स्टेटमेंट को लिख दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब जूल्स लॉ बेसिकली आपसे कोई नहीं पूछेगा। हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है? एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये जो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है करंट की फ्लो होने की वजह से, इसको हम कैसे डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहली एप्लीकेशन देखिए क्या है, इट इज योर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो पहले समझो फिर हम इसको पढ़ेंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब में पता है क्या होता है, हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाई जा रहे हैं एंड इलेक्ट्रिक बल्ब में कोई फिलामेंट है, ठीक है, कोई वायर है, उसको हम फिलामेंट बोल रहे हैं। तो वहां पे कोई फिलामेंट है, उसको हम बार बार करंट प्रोवाइड करवाई जा रहे हैं। जब हम उसको करंट प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वहां पे, वो इतना हीट हो जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम कि ग्लो करने लग जाता है,
ठीक है, फिर वो जो फिलामेंट ग्लो करेगा उसकी वजह से हमें लाइट मिलती है. दैट इज योर एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. एक बार पढ़ो इसको. इलेक्ट्रिक करंट passes through a thin wire filament, heating it to a high temperature until it glows and emits light. तो वो जो इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से हमें लाइट मिल रही है वो क्यों मिल पा रही है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाकर उसके फिलामेंट को इस एक्सटेंट तक हीट कर रहे हैं दैट इट ग्लोज एंड गिव्स अस द लाइट जो हमें चाहिए. ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन तो इलेक्ट्रिक बल्ब ही आ गई. अगली चीज देखो क्या है. अच्छा, उससे पहले ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये हमारा थोड़ा फैक्ट वाली थिंग है कि हम जो बल्ब होता है उसमें हम कुछ गैसेस को भी डालते हैं सो दैट वो फिलामेंट, हम बोल रहे हैं ना कि हम बहुत हीट करवाएंगे तो वो फिलामेंट बिल्कुल बर्न अप ना हो जाए, उसके लिए हम उसमें कुछ इनर्ट गैसेस भी डाल रहे हैं. वो गैसेस कौन सी होती है? वो होती है आर्गन या फिर नाइट्रोजन. ये भी कहीं पे पूछा जा सकता है. वी नीड टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि आर्गन या नाइट्रोजन को डाला जाता है बल्ब में. ठीक है, अब जो सेकेंड एप्लीकेशन है उसकी तरफ देखो, वो है इलेक्ट्रिक फ्यूज. अब इलेक्ट्रिक फ्यूज को भी सेम चीज पहले हम समझेंगे कि क्या होता है. हमने क्या करा, हमने एक सेफ्टी अप्लायंस लेकर आ गए हम. ठीक है, वी डिडंट वांट कि हमारा पूरा का पूरा सर्किट खराब हो, घर का कुछ भी जले, कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो, तो हमने फ्यूज लगा दिया. फ्यूज क्या है? इट इज अ सेफ्टी डिवाइस. ठीक है, अब इस फ्यूज में क्या होता है, हमने इसमें कुछ वायर डाल दिए. बेसिकली उस वायर का हमने मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हमने उस कैटेगरी की वायर उठाई है जिसका मेल्टिंग पॉइंट काफी लो है. व्हाई हैव वी पिक्ड दैट अप? क्योंकि जब बहुत ज्यादा एकदम से कभी करंट आ गया, ठीक है, तो हमारे अप्लायंसेस डैमेज हो सकते हैं बाकी के. बट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट वी हैव अ फ्यूज जिसमें हमने वो वाली वायर उठाई है जिसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो काफी कम है. ओइंग टू द लो मेल्टिंग पॉइंट, अगर करंट एकदम से बहुत ज्यादा पास होगा तो वो एकदम से मेल्ट होके सर्किट ब्रेक हो जाएगा और हमारे बाकी के जो डिवाइसेस है वो जलने से या खराब होने से बच जाएंगे. ठीक है, तो हमारा जो फ्यूज होता है उसमें हम ऐसी वायर का यूज करते हैं, मेनली टिन या लेड यूज करते हैं. उनका मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, तो अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट तेजी से बहुत सारा आ जाए तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगी और हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे अप्लायंसेस विल बी सेव्ड. आई होप ये क्लियर हो गया. अब इसको पढ़ भी लो एक बार. सेफ्टी डिवाइस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट्स टू प्रोटेक्ट अप्लायंसेस फ्रॉम डैमेज. अब ये थोड़ा सा बताया कि क्या होता है, अगर एक्सेस करंट आ गया तो हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी. हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी तो मैंने आपको क्या बताया कि हम ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है काफी. क्या यूज कर रहे हैं ऐसा? टिन या फिर लेड. ठीक है, तो वो मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि कम होगा तो हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा और हमारे जो अप्लायंसेस है वो खराब होने से बच जाएंगे. ठीक है, अब लास्ट एप्लीकेशन जो हमारी है दैट इज योर इलेक्ट्रिक हीटर. तो उसको तो हम सीधा सीधा हीट के लिए ही यूज कर रहे हैं. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हियर इज कि हमने वायर ली, उसको हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट उससे पास करवा रहे हैं. ठीक है, वो हीट अप हो रही है, इट इज ग्लोइंग और वो करने के साथ में हमें हीट मिल रही है. ठीक है, उसमें कौन सी वायर यूज होती है? नाइक्रोम यूज होता है. ठीक है, अब नाइक्रोम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है. हम तो नहीं चाहेंगे कि हमारा जो हीटर है वो रोज ही खराब हो जाए, रोज ही जल नहीं रहे. मेल्टिंग पॉइंट अगर उसका कम होता तो खराब होके ब्रेक हो जाता है ना, तो फिर हमें वो हीट नहीं मिल पाती. तो नाइक्रोम के केस में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हमारा हाई है और फिर वो हीट होके मेल्ट नहीं होती है वायर और हमें चाहे तुम 2 घंटे चला के रखो हीटर, चाहे 4 घंटे चला के रखो, हमें बढ़िया हीट मिलती है उससे. ठीक है, एंड दैट्स हाउ वी कीप आवरसेल्व्स वार्म सर्दियों में. आई होप इट इज क्लियर. सो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है उसका ये क्विक रिविजन था एंड इट इज डन. तो ये काफी छोटा सा था लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, स्पेशली जो एप्लीकेशन पार्ट है. तो हमने एप्लीकेशन पार्ट को काफी ध्यान में रखना है. सो थैंक यू फॉर बीइंग पेशेंट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.